नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 11th मैथ्स की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपने पिछली क्लास में आपको याद होगा, प्रांत और परिसर की पारस्परिक क्रिया के आधार पर जो फलनों के 4 प्रकार बने थे, एकेकी, बहुएकी, अंतरक्षेपी व आच्छादक, हमने इन चारों को विद एग्जाम्पल सीखने का प्रयास किया था, जिसमें आपने डायग्राम के द्वारा भी थोड़ा बहुत एक अलग रूप में सीखा था। ठीक है, अब देखिए, अब उन चारों प्रकार के बेस पर ही कुछ और मुख्य अध्ययन किया जाएगा जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने पहले 4 प्रकार वो पढ़े थे, उसके बाद में देखिएगा आगे उसी कड़ी में उन 4 प्रकार के बेस पर एक 5वां प्रकार बनाया गया है। आप समझिए पहले अच्छे से। 5 नंबर प्रकार का नाम होगा एकेकी, है ना। 5 नंबर का नाम है एकेकी आच्छादक, एकेकी आच्छादक फलन। ठीक है, इंग्लिश में कह सकता हूँ मैं, एकेकी मतलब होता है वन वन, एक का एक के साथ संबंध, और आच्छादक मतलब जानते हैं आप ऑन टू या सर्जेक्टिव कह सकते हैं, और यहाँ पर वही बात वापस फंक्शन। ठीक है, अब सुनो, आपने कल समझा था एकेकी का मतलब ये होता है कि एक प्रांत के बिंदु का सह प्रांत में एक के साथ संबंध हो, 2 का संबंध एक के साथ ना हो। और आच्छादक आपने मतलब समझा था कि अगर सह प्रांत और परिसर बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं आच्छादक फलन। ठीक है, अब इसकी परिभाषा आप साथ साथ में सुन के लिखेंगे। वे फलन जो एकेकी व आच्छादक दोनों एक साथ ही हो, उनको हम एकेकी आच्छादक फलन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम समझ सकते हैं अच्छे से ही कि यदि कोई फंक्शन f किसी प्रांत a से किसी सह प्रांत b में इस प्रकार परिभाषित हो कि पीछे वाली 2 बातें आनी चाहिए। पहली बात क्या? पहली बात आनी चाहिए 1 1 के लिए, मतलब आपने कल समझा था, मतलब कि x1 इज नॉट इक्वल x2 हो तो हमेशा ही fx1 इज नॉट इक्वल fx2 होना चाहिए। इसका मतलब अलग अलग बिंबों का अलग अलग प्रतिबिंब हो रहा है। समझ में आ रही है ना बात अच्छे से। और इसी के द्वारा ये भी कह सकते हैं कि अगर बिंब समान है, x1 बराबर x2 है, तो इनके जो प्रतिबिंब होंगे ना, वे भी परस्पर बिल्कुल समान होने चाहिए। ये दोनों बातें किसके लिए लागू होती हैं? बिल्कुल आपने कल देखा था, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। ये दोनों बातें ही इसके लिए लागू मतलब कि x1 x2 बिलोंग्स टू प्रांत A, और इसी प्रकार से fx1 fx2 बिलोंग्स टू सह प्रांत B। जानते हैं आप, हमेशा ही बिंदु मतलब कि बिंब प्रांत में से लिए जाते हैं और प्रतिबिंब हमेशा सह प्रांत में से चुनते हैं, जो कि परिसर बनते हैं। ठीक है, ये पहली बात होती है जो आप जानते हैं एकेकी वाली स्थितियों को प्रकट कर रही है। समझ रहे हैं बात को अच्छे से? आगे देखिए, इसके बाद में 2 नंबर स्थिति होती है दूसरे शब्द की, आच्छादक। जानते हैं आच्छादक के लिए ये बात लागू होनी चाहिए, fx इज इक्वल्स टू सह प्रांत B। सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर परिसर बराबर में सह प्रांत हो, मतलब कि परिसर व सह प्रांत एक हो जाएं, मतलब सह प्रांत में एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका कनेक्शन प्रांत के एलिमेंट के साथ ना हो, तो उसको बोलते हैं हम आच्छादक फलन है। यदि ये दोनों ही बातें एक साथ किसी फंक्शन में विद्यमान हों, एकेकी व आच्छादक की, मैं कह सकता हूँ ये वाली बात 1 1 के लिए है भाई, आप समझे अच्छे से, और ये वाली बात है ऑन टू के लिए। तो इन दोनों के एक साथ लागू होने पर हम ये समझ सकते हैं कि वह फंक्शन एकेकी आच्छादक कहलाएगा। समझ में आ गई बात अच्छे से? अब देखो, अब इसमें कुछ अलग अलग बातें इसी के बेस पर हम करने वाले हैं। सुनिए अच्छे से। देखो, एक बात तो आप जानते ही हैं, क्या? कि यदि कोई फंक्शन एकेकी है तो ये आवश्यक है कि उसके प्रांत के एलिमेंट सह प्रांत की बजाय कम होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। ऐसा क्यों होता है? जरा चित्र में देखें। अब ये वाली जो बातें हैं ये केवल प्रैक्टिकल बातें हैं, बस इनमें कोई ज़्यादा थ्योरी वाली बात नहीं है, केवल सुन लो बस, है ना। आप देख सकते होंगे अच्छे से, यदि कोई प्रांत A से सह प्रांत B में किसी भी प्रकार का नियम फंक्शन f डिफाइन किया जाए, अब ध्यान से देखना, इसमें मान लीजिए एलिमेंट है 1, है ना, 2, 3,
4 5 6 इतने ही बहुत हैं। और बी में एलिमेंट मैं इससे एक बार कम लेता हूँ और देखता हूँ कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है, एक एक ही देखना अच्छे से। इसमें मान लीजिए एलिमेंट ये हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, और आगे मान लीजिए मैं मान रहा हूँ टो, सिर्फ 4 एलिमेंट ले रहा हूँ। यहाँ पर एलिमेंट आप जानते हैं 6 आ गए हैं, तो ज़रा इसको आप फंक्शन के रूप में डिफाइन तो करो भाई। कर सकते हैं क्या? देखो आप जानते हैं 1 का संबंध मान लीजिए टो के साथ है, 2 का संबंध बीटा के साथ मान सकते हैं, मान लीजिए 5 का संबंध गामा के साथ है, और ऐसा मान सकते हैं कि 3 का संबंध अल्फ़ा के साथ है। एक की बनाने का आपने प्रयास किया, एक की मीन्स 1 का संबंध 1 के साथ करने का प्रयास किया था, लेकिन इस प्रयास में आप असफल हुए क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं रहा। आप जानते हैं कि फंक्शन होने के लिए ज़रूरी क्या होता है? वही 2 शब्द पिछली क्लास में याद कीजिएगा, हमने परसों बात की थी इसकी। 1 1 ऑन 2 तो बाद की बातें हैं, पहले वो 2 शब्द याद करो, प्रत्येक व अद्वितीय। हम जानते हैं कि कोई भी संबंध फलन केवल उस स्थिति में होगा जब प्रांत का प्रत्येक एलिमेंट शामिल तो हो। अब इसमें आप देख रहे हैं कि प्रांत में 2 एलिमेंट छूट गए, 4 छूट गया और 6 छूट गया। अगर ये 2 एलिमेंट छूट गए हैं तो ये फंक्शन ही नहीं है, एक की तो फंक्शन होने के बाद में होता है ना। इसलिए अब यदि इसको आपको फंक्शन बनाए रखना है, हमें इसको फंक्शन के रूप में बनाए रखना है, तो 4 और 6 को शामिल करना पड़ेगा। और इनको शामिल करने के लिए मुझे पता है कि मैं 4 को किसी न किसी के साथ जोड़ूंगा। अब आप किसी के साथ जोड़ोगे? आप मान लो 4 को जोड़ रहे हैं टो के साथ में, तो क्या अब ये एक ही रहा? क्या नहीं रहा, अब ये हो गया बहुएकी। और आपने मान लीजिए 6 को जोड़ दिया वापस बीटा के साथ, तो आप जानते हैं कि अब ये 1 1 नहीं रहा। अगर आपने इसको फंक्शन बनाने का प्रयास किया, मतलब कि फंक्शन होना, ऐसी स्थितियां प्रकट की, तो अब ये 1 1 नहीं रहा है, अब ये मैनी 1 हो चुका है। इसलिए आप समझ रहे हैं कि अगर ये फंक्शन भी रहे और 1 1 भी रहे, दोनों एक साथ रहे, तो आवश्यक क्या था कि आगे कुछ एलिमेंट और होते। जितने एलिमेंट प्रांत में हैं कम से कम उतने एलिमेंट सह प्रांत में होने चाहिए, वरना ये 1 1 रहेगा नहीं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? काफ़ी सिंपल बात थी। ज़रा देखो, अब इसी बात को हम इस रूप में देख सकते हैं, सुनिए अच्छे से। जैसे अब यदि मैं इसके एलिमेंट्स ज़रा यहाँ पर इंक्रीज तो करूँ, जैसे मान लीजिए जैसे इसमें एलिमेंट और आ गया है कुछ, जैसे मान लो मैं इसमें एलिमेंट मान रहा हूँ C1, एक अन्य एलिमेंट आ गया C1, यहाँ पर एक और एलिमेंट आ गया है C2, एक और मान लीजिए एलिमेंट आ गया C3। अब ज़रा प्रयास करें कि अब ये कुछ 1 1 वाली स्थितियाँ दे सकता है क्या? देखेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं कि मैंने 4 को जोड़ा C3 से, ठीक है ना, और मैंने 6 को जोड़ दीजिए सपोज C1 से, तो क्या अब ये फंक्शन तो हो गया? क्या बिल्कुल हो गया, प्रत्येक व अद्वितीय वाली बात लागू हो गई है। और क्या 1 1 है? ये बिल्कुल है 1 1, क्योंकि 1 का संबंध 1 के साथ ही है, 2 का संबंध 1 के साथ नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये निष्कर्ष निकल गया, बस आपको निष्कर्ष पर ध्यान देना है। निष्कर्ष क्या निकल गया? निष्कर्ष ये निकल गया कि 4 1 1 मतलब कि एक ही होने के लिए, ये बहुत आवश्यक बात है जो आगे आपको बार बार काम आएगी 12th क्लास में भी। 4 1 1 हम हमेशा जानते हैं कि नंबर ऑफ ए, मतलब कि ए मतलब कि प्रांत में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो हमेशा ही कम या बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ बी के लिए। समझ में आ गई बात? ये इसमें 4 1 1 का एक मैं कह सकता हूँ कि त्वरित अध्ययन हो सकता है। ये निष्कर्ष समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं आच्छादक की। जिस प्रकार से एक ही होने के लिए ज़रूरी है कि प्रांत के एलिमेंट सह प्रांत से कम या बराबर हो, उसी प्रकार आच्छादक में उल्टा होता है। आच्छादक होने के लिए ज़रूरी होता है कि सह प्रांत के एलिमेंट प्रांत से कम हो या बराबर हो। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? ज़रा देखिए, सुनो, ये भी काफ़ी आसान सी बात है। मैं दोबारा वही 2 प्रकार के समुच्चयों को यहाँ पर स्थापित करूँ। जैसे मान लो समुच्चय ए जो प्रांत बनेगा और बी यहाँ पर सह प्रांत के रूप में है, ठीक है ना। अब इसमें पहले इसको उल्टा बनाते हैं, बी में एलिमेंट में ज़्यादा करूँगा पहले और बाद में देखते हैं कि आच्छादक क्यों नहीं हो रहा है। ये देखिएगा, वापस मैं इसी मान लो यहाँ पर एलिमेंट ये आ जाएंगे। सपोज एलिमेंट ये हैं 1 है ना, 2, उसके बाद में 3, फिर 4, सिर्फ 4 एलिमेंट मान सकते हैं आप। एक और मान लीजिए 5 मान सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एलिमेंट मान लिए कुछ ऐसे P Q R S T U और V। यहाँ पर ये 7 एलिमेंट, यहाँ पर सिर्फ 5 ही है। चलो बनाते हैं कि फंक्शन होने पर ये 1 1 वगैरह कैसे कैसे होगा। सुनिए अच्छे से। जैसे मान लो मैं ऐसे कहूँ, 1 का संबंध सपोज R के साथ है, ठीक है ना। अच्छा, 2 का संबंध V के साथ है, 4 का संबंध मान लीजिए S के साथ है ना, 3 का संबंध U के साथ और 5 का संबंध किसके साथ मान सकते हैं आप? P के साथ है। अब ये आप जानते हैं कि फंक्शन तो है,
क्योंकि प्रत्येक प्रांत में लागू हो गया शब्द और अद्वितीय शब्द लागू हो गया सह प्रांत मतलब परिसर में। मतलब फंक्शन तो पक्का है ये, लेकिन क्या ये आच्छादक है? क्या इसमें सह प्रांत बराबर परिसर है? आप समझ रहे हैं बिल्कुल सहज रूप से कि नहीं है ये, क्योंकि सह प्रांत में ऐसे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे, Q और T, जिनका प्रांत के किसी एलिमेंट के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर आच्छादक नहीं है, अंतरक्षेपी फलन है ये। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि आच्छादक केवल तब होता जब या तो यहाँ पर दो एलिमेंट एक्स्ट्रा होते, उनको आप जोड़ देते तो आच्छादक हो जाता, जानते हैं आप, और या यहाँ से दो एलिमेंट रिमूव हो जाते तो आच्छादक हो जाता। अच्छा, एक बात ज़रा सोचिएगा, यदि मैं यहाँ पर दो की बजाय तीन एलिमेंट को रिमूव कर दूँ, मान लो मैं Q को और P को और T को मैं तीनों को ही हटा दूँ, तो क्या फिर भी आच्छादक रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। उस कंडीशन में P का संबंध 5 से था ना, तो मान लो मैं 5 को V से जोड़ दूँ तो क्या दिक्कत है? जोड़ सकता हूँ मैं, उसमें आपको पता है मेनी वन तो हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये हो सकता था। लेकिन आवश्यक क्या था कि जो एलिमेंट यहाँ पर ज़्यादा थे वो हटाने पड़ेंगे आपको। इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कुछ ऐसा, आप भी समझ रहे होंगे कि अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर दूँ, अब ध्यान से देखना, मैं इसमें मान लीजिए ये 3 एलिमेंट्स हटा देता हूँ, P Q R S, सिर्फ 4 रख रहा हूँ और यहाँ पर 5 पड़े। अब देखते हैं कि अब भी ये क्या हो सकता है क्या, अंतरक्षेपी वगैरह। चलो देखो, मैं इसी नाते से मान लीजिए 1 को R के साथ जोड़ देता हूँ, 2 को P के साथ जोड़ दिया जाएगा, है ना, 4 को S के साथ जोड़ सकता हूँ, 3 को, है ना, फिर मान लो 4 को Q के साथ जोड़ दिया, 1 छूट गया, तो इसको आप R के साथ जोड़ दो, दिक्कत क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रांत के दो एलिमेंट परिसर में एक में जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, एक के दो उत्तर नहीं आ सकते, जानते हैं आप ऐसा। फंक्शन की परिभाषा में अद्वितीय शब्द किसके लिए है? सहप्रांत के लिए है। तो सहप्रांत में एलिमेंट एक के साथ जुड़े, दो के साथ ना जुड़े, ऐसा हो सकता है, सिंपल बात है ये। इसका मतलब हर विद्यार्थी समझ रहा होगा जिसने कल की क्लास देखी ही है कि ये फंक्शन अब आच्छादक हो चुका है, क्योंकि इसमें सहप्रांत में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा है जो प्रांत के साथ, मतलब कि डोमेन के साथ जुड़ा न हो, और प्रांत का ऐसा एलिमेंट नहीं बचा है जो इसमें शामिल न हो। इसका मतलब बिल्कुल ही आच्छादक फंक्शन बन चुका है। समझ में आ रही है बात क्या? तो मैं इसमें सार रूप में ये कह सकता हूँ कि आच्छादक होने के लिए आवश्यक क्या था? सह प्रांत में एलिमेंट की संख्या प्रांत की बजाय कम या बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब सार ये निकला 4/2, है ना, आच्छादक 4/2 फंक्शन। हम ये समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं भाई, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इन एलिमेंट्स बी। ये बात लागू होनी चाहिए। अगर ये बात लागू होती है तो हम सहज रूप में समझ सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये फंक्शन आच्छादक होगा। तो आप पिछले पेज पर वापस आओ जरा, एक बढ़िया निष्कर्ष बन रहा है इससे। पिछले पेज पर नंबर ऑफ ए का मान नंबर ऑफ बी से कम था, अगले पेज पर उल्टा है, नंबर ऑफ ए का मान नंबर ऑफ बी से ज़्यादा है। मतलब एक ही होने के लिए प्रांत में एलिमेंट ज़्यादा, सह प्रांत में कम, और आच्छादक के लिए प्रांत के एलिमेंट कम। उल्टा बोल दिया क्या? अच्छा, एक ही के लिए प्रांत के एलिमेंट ज़्यादा, सह प्रांत में, प्रांत के एलिमेंट कम, सह प्रांत में ज़्यादा, ऐसा होगा। और आच्छादक में इसका अपोजिट, आच्छादक में क्या होता है कि प्रांत के एलिमेंट ज़्यादा, सह प्रांत में कम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन, अब वापस 1 नंबर पेज पर आ जाइएगा, यहाँ पर इसका निष्कर्ष जो था वो यहाँ पर समझ में आएगा अब आपके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन एक की आच्छादक दोनों एक साथ ही है, ध्यान देना अच्छे से, अगर कोई फंक्शन एक की भी और आच्छादक भी है, दोनों एक साथ है, तो एक की व आच्छादक दोनों शर्तों का एक साथ पालन होगा। एक साथ का मतलब क्या हुआ? हम नंबर ऑफ ए का मान नंबर ऑफ बी को बराबर कर देंगे, क्योंकि एक ही में क्या था, ए के एलिमेंट इसमें कम थे, बी के ज़्यादा थे। आच्छादक में ए के एलिमेंट ज़्यादा थे, बी के कम थे। समझ रहे बात को अच्छे से ना? तो कह सकता हूँ मैं यहाँ पर, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सार रूप में एक निष्कर्ष ये निकला। क्या निकला? कि 4, अब ध्यान से देखना अच्छे से, 4/1/2 मतलब कि एक की आच्छादक फंक्शन। ये निष्कर्ष आपको बार बार याद रखना होगा कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। हमेशा ये मैटर बराबर होना ज़रूरी है। समझ में आ गई बात? अगर दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं उस कंडीशन में ही वह फंक्शन एक की व आच्छादक दोनों एक साथ हो सकता है। इस प्रकार से 1/1/2 फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो इसी के साथ कंप्लीट हुआ। अब देखो, अब एक विशेष
प्रकार की जानकारी है जो आपको केवल समझनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये है नहीं वैसे, प्रतिलोम फलन। लेकिन 12th क्लास में इस प्रश्नावली, इस टॉपिक के ऊपर एक पूरी प्रश्नावली बना रखी है, तो वहाँ पर आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन आपको 11th क्लास में थोड़ा बहुत संक्षिप्त में एक सांकेतिक रूप में बता, थोड़ा बहुत सिंपल भाषा में, कि प्रतिलोम फलन क्या होता है, देखिएगा, ठीक है ना। तो आगे हम बात करने वाले हैं इनवर्स फंक्शन, मतलब कि प्रतिलोम फलन की। सुनिए अच्छे से, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है वैसे ही, इसको समझने के लिए आप भरपूर प्रयास कीजिएगा। इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन वैसे तो नाम से स्पष्ट है, इसके कई नाम होते हैं वैसे, प्रतिलोम फलन, कई बार इसको बोलते हैं व्युत्क्रम फलन, है ना। एक ही बात है, उल्टा होता है, इसके नाम से आप समझ गए ना, अपोजिट फंक्शन है ये, उल्टा हो जाता है पिछले का। सुनो ये क्या है, केवल समझने के हिसाब से देख लेना भाई। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कोई फंक्शन f a से b में परिभाषित है, समझ में आ रही है बात, a से b में परिभाषित है, तथा आगे इसका जो नियम है ना वो ऐसा दे रखा है, y बराबर में fx। ये इसका रूल आप जानते हैं, ये प्रांत है, ये इसका सह प्रांत है, और ये इसका परिसर मतलब इसका फल मतलब इसका रूल, इस रूप में डिफाइन किया गया है। तब अब ध्यान से देखना आप, तब f का प्रतिलोम फलन है ना, f का अपोजिट फलन, f का प्रतिलोम फलन कुछ इस रूप में होता है, इसका जो स्वरूप है वो कुछ ऐसा बन जाता है, f इनवर्स। प्रतिलोम का मतलब आप जानते हैं वैसे, 3 का प्रतिलोम क्या होता है, 3 इनवर्स। इनवर्स मीन्स इसकी घात -1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 3 का जो प्रतिलोम है वो 1/3 है। 3 का गुणज प्रतिलोम का मतलब होता है 1 के बट्टा में उसको लिख दो। ऐसे ही फंक्शन है तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा 1/f, मतलब कि f इनवर्स। वैसे देखें तो फंक्शन कोई संख्या नहीं है, और इस नाते से इसको आप 1/में नहीं लिख पाते हैं, पर संकेत समझ सकते हैं आप, f इनवर्स f के प्रतिलोम का ही है, ठीक है ना। सच दैट, आगे देखो, अब f डिफाइन था a से b में, तो यह उल्टा होगा, यहाँ पर हो जाएगा b to a। समझ में आ रही है बात क्या, b to a उल्टा हो गया पिछले का, पिछले में प्रांत a था, सह प्रांत b था, अब प्रांत b और सह प्रांत a है। तथा ध्यान से देखना अच्छे से, यहाँ पर एकदम अपोजिट कर दो। आप जानते हैं कि यहाँ पर f है, तो इस f को इधर लाओ, इस f को इधर लाओगे, इधर लाओगे तो आप जानते हैं इधर लाते ही बनेगा ये f इनवर्स, और यहाँ पर y है ही, बराबर में x बच जाएगा। समझ में आ गई बात, एकदम सिंपल कंसेप्ट था ये। तो f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स के द्वारा शो किया जाता है, और इसमें आप विद रीजन समझ रहे हैं कि f का प्रांत f इनवर्स का परिसर बन जाता है, सहप्रांत बन जाता है, और f का सहप्रांत f का प्रांत बन जाता है। और ऐसा ही आगे हो रहा है, आप देख रहे हैं कि प्रांत का संकेत x है और परिसर का संकेत y है, उल्टा हो गया। प्रांत का संकेत f इनवर्स में कौन है, अब की बार y है, और सहप्रांत का संकेत कौन है, मतलब परिसर कौन हो गया, इसमें x हो गया है। समझ में आ रही है बात। हम कह सकते हैं सार रूप में, इसमें ध्यान देना खूब, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि f का जो प्रांत होगा, मतलब कि जहाँ से फंक्शन की शुरुआत की जाएगी, वो हमेशा ही f इनवर्स का सह प्रांत, मतलब जहाँ पर फंक्शन समाप्त होगा वो बिंदु बन जाता है। इसी प्रकार से f का जो सह प्रांत है ना, वो f का प्रांत बन सकता है, ठीक है, f का ये बन जाएगा प्रांत। अच्छा, अब ये तो सामान्य केवल सांकेतिक बात थी, तो आपने समझ ली, कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन अब सार बात, विशेष बात अब आएगी। अब हमें ये समझना है कि एकेकी आच्छादक फलन हमने समझा था, उसका यहाँ पर यूज़ क्या है, मतलब कि प्रतिलोम फलन कब कब हो सकते हैं। खास बात यहाँ अब आ रही है, समझना ध्यान से। अब हम समझने वाले हैं, ये तो बात पूरी हुई, अब हम समझने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं। कंडीशंस मीन्स आपने वो 4 प्रकार पढ़े थे, एकेकी, बहुएकी, आच्छादक व अंतरक्षेपी। उन 4 प्रकारों में से, इन 4 प्रकारों में से वे कौन से 2 प्रकार हैं, या वो कौन से कितने प्रकार हैं जिनमें फंक्शन प्रतिलोमित हो सकता हो। ये कई बार होता भी नहीं है। देखो इसमें देख, काफ़ी ये काम का टॉपिक है वैसे, सुनिए अच्छे से। जैसे मान लो मैं ऐसे कहूँ, केवल जानकारी के रूप में कह रहा हूँ, जैसे मान लो मैं ऐसे कहूँ कि ये प्रांत है A, ठीक है ना, और ये इसमें सह प्रांत बन गया B,
अच्छा अब देखो, अब अगर मैं इसमें अपनी सुविधा के लिए इसमें एलिमेंट ऐसे मान लेता हूँ, सपोज एलिमेंट्स ऐसे हैं, 1 है, फिर 2 है ना, 3 4 5 6 है। यहाँ पर मैंने एलिमेंट ऐसे मान लिए हैं, सपोज एलिमेंट्स में है P, फिर Q है, उसके बाद में R S T U है और V है। और ऐसा आपसे पहले ही बोल दिया गया है कि A से B में कोई फंक्शन f डिफाइन किया गया है। आप समझ सकते हैं ऐसी स्थितियों में हमेशा ही A को हम प्रांत मानेंगे, किसका प्रांत मानेंगे, f का, और B को हम हमेशा ही एज ए को डोमेन मतलब सहप्रांत रूप में स्वीकार करते हैं। अब देखो काम की बात यह है कि अगर हम इस फंक्शन को कुछ ऐसे ऑपरेट करना चाहें, जैसे मान लो मैं 1 को जोड़ देता हूँ Q से, ठीक है ना, 2 को मैंने जोड़ दिया S से, अच्छा मैंने 3 को जोड़ दी, इसमें U से जोड़ दिया है, ठीक है ना। उसके बाद मान लेते हैं कि मैं 4 को जोड़ रहा हूँ T से, 5 को मैंने जोड़ दिया वापस Q से ही, अनुमान से देखिए। उसके बाद में मान लो मैंने 6 है ना, 6, इस 6 को मैंने जोड़ दिया है यहाँ पर जो है P से, ठीक है। अच्छा तो पहले तो आप ज़रा मुझे ये सोच के बताएंगे क्या कि ये फंक्शन है तो सही क्या, मतलब फंक्शन की स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है वो सही तो है क्या। आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि फंक्शन में 2 शब्द होते हैं, प्रांत के लिए प्रत्येक और सहप्रांत के लिए अद्वितीय, दोनों लागू हो चुके हैं। प्रांत में प्रत्येक एलिमेंट शामिल हो गया, आधो काम तो हो गया। उसके बाद में सहप्रांत में अद्वितीय इमेज आ रही है क्या, कहने का मतलब क्या प्रांत का ऐसा एलिमेंट कोई है जो सहप्रांत में 2 उत्तर देता हो, एक भी नहीं है। हाँ ऐसे एलिमेंट ज़रूर हैं जो 2 एक उत्तर देते हों। ऐसे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही है ना, जैसे 1 और 5, 1 और 5 दोनों का उत्तर Q ही है। ऐसा तो आप जानते हो सकता है ये जो Q है ना, Q ये 1 और 5 दोनों की ही इमेज हैं, और 1 और 5 दोनों Q की प्री इमेज है। ऐसा तो हो सकता है, आप इसको ऐसा लिख देते हैं, है ना, आपने सीखा होगा F1 = F5, 1 ऐसा वाला है ये F5, ऐसा तो होना लीगल है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन 1 की 2 इमेज नहीं हो सकती, फंक्शन का रूल यहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब फंक्शन तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा यदि ये फंक्शन है, इसका मतलब हम इसमें इस फंक्शन के लिए 1 1 ऑन 2 की जांच कर सकते हैं। सुनिए अच्छे से, क्या ये 1 1 है, नहीं है, ये मैनी 1 है, 2 के 1 पर इमेज गई थी। क्या ये ऑन 2 है, ऑन 2 भी नहीं है, क्योंकि इसमें सहप्रांत में एक एलिमेंट छूट गया है जो इसमें परिसर नहीं बन रहा था। अब जरा मेरे साथ एक यात्रा कीजिए प्रतिलोम फलन की, आपको बड़ा इसमें आनंद आएगा इस यात्रा में, सुनिए मेरे साथ साथ चलिएगा। जैसे अब यदि मैं इसी के लिए एक अलग मोड के द्वारा यात्रा को शुरू करूं, मैं मान लीजिए B से A में, जानते होंगे आप B से A में प्रतिलोम फलन लगता है F इनवर्स। आपने पिछले पेज में देखा है, A से B में अगर F है तो B से A में प्रतिलोम फलन F इनवर्स है। ज़रा शांतिपूर्वक समझिए अच्छे से, अगर F इनवर्स B से A में डिफाइन है तो हर विद्यार्थी समझ गया कि F इनवर्स के लिए B कौन बन चुका है भाई, बिल्कुल आप सही बोल रहे होंगे, प्रांत, डोमेन। और F इनवर्स के लिए A कौन बन चुका है, सह प्रांत। अगर नहीं समझ रहे समझ लो, ये बातें आगे बहुत बार बार काम आएगी। मैथमेटिक्स का रूल है ये, एक मतलब बीज रूप में काम आती है मैथमेटिक्स में। तो प्रांत पिछले वाले के सह प्रांत के बराबर हो चुका है, आपने समझा कुछ ऐसा ही था। F का प्रांत F इनवर्स का सह प्रांत है ना, और F का सह प्रांत F इनवर्स का प्रांत, इनवर्स का है ही, यहाँ पर इन्वर्स लगाना होगा, है ना। अब देखो ऐसा हो रहा है, F का प्रांत और सह प्रांत बराबर है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं। ज़रा मेरे साथ समझिए कि क्या F इन्वर्स परिभाषित है क्या, ध्यान दीजिएगा, F इन्वर्स परिभाषित है क्या। F इन्वर्स के लिए क्या प्रत्येक व अद्वितीय दोनों बातें लागू हो रही हैं क्या, समझो। F इन्वर्स का प्रांत PQRSTUV, क्या प्रत्येक वाली बात लागू हो गई, मतलब कि क्या प्रत्येक एलिमेंट शामिल हो गया है। आप कहेंगे कि नहीं हुआ है, प्रत्येक एलिमेंट कहाँ हुआ है शामिल, इसमें 2 एलिमेंट छूट गए, एक तो इसमें R छूट गया, एक इसमें V छूट गया, 2 एलिमेंट्स छूट रहे हैं, इसका मतलब हर एलिमेंट यहाँ पर शामिल नहीं हुआ है। समझ में आ रही है बात, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ इन स्थितियों में, मतलब इन मूल्यों पर तो ये फंक्शन जो है F इनवर्स फंक्शन परिभाषित नहीं हो सकता, क्योंकि F इनवर्स के लिए प्रत्येक वाली बात लागू होनी चाहिए प्रांत में, वो नहीं हो रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसमें कि अगर मुझे इसको F इनवर्स को फंक्शन के रूप में यहाँ पर स्थापित करना है तो आवश्यक ये है कि इसका हर एलिमेंट शामिल हो। और वो कब शामिल होगा भाई, ज़रा मुझे बताओ तो सही, हर एलिमेंट शामिल कब होगा,
जब f आच्छादक होता, ध्यान दीजिएगा, यदि फंक्शन f जो पहले वाला था, यदि फंक्शन f आच्छादक रूप में दिया जाता, मतलब कि सहप्रांत और परिसर बराबर दिए जाते, तो पक्का ये यहाँ पर परिभाषित हो जाता। समझ में आ रही है आपकी बात अच्छे से क्या? इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें मैं केवल अनुमान से कुछ बातें कह रहा हूँ। जैसे मान लो मैं ऐसे कहूँ, इसमें एलिमेंट कुछ और आ गए, 6 तो है ही। अगर मैं कहूँ एलिमेंट इसमें एक और था 7, हिंदी का 7 आप जानते हैं ऐसे लिखते हैं, और एक एलिमेंट मान लीजिए 8 हो रहा है, ये हिंदी का 8 है आप जानते हैं। अगर ऐसे 2 एलिमेंट में और मान लेता हूँ और मैं एक बार केवल तात्क्षणिक रूप में इन दोनों को भी ऐसे जोड़ दूँ, मान लीजिए मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इस 7 को जोड़ दिया है R से, ठीक है ना, और मैंने इस 8 को जोड़ दिया है V से। इसमें 8 एलिमेंट थे, इसमें 7 थे, मैंने इस 7 को R से और 8 को V से जोड़ दिया है। तो क्या अब ये यहाँ पर प्रत्येक वाली बात लागू हो गई? आप कहेंगे हाँ अब लागू हुई है, बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं कि f इनवर्स फंक्शन होने हेतु तो आवश्यक था प्रांत का प्रत्येक एलिमेंट शामिल हो रहा है, हर एलिमेंट शामिल हो चुका है, ठीक है, 50% काम तो पूरा हुआ। लेकिन दूसरा शब्द था अद्वितीय वाला। क्या आप जानते हैं कि f इनवर्स केवल फंक्शन तभी हो पाएगा जब f के लिए सहप्रांत में अद्वितीय इमेज आ जाए? ऐसा हो रहा है क्या? ज़रा समझो अच्छे से। अगर मैंने इसको प्रांत माना हो तो इस प्रांत के लिए, अब इसको उल्टा पढ़ेंगे हम, f के लिए तो एक प्री इमेज थी और एक के लिए q इसकी इमेज थी, लेकिन f इनवर्स के लिए उल्टा होगा ना। f इनवर्स के लिए हम जानते हैं कि इसमें जो s है ना, जो q है ना, q वो इसकी प्री इमेज है, और ये जो 2 है या जो 1 है, ये इसकी इमेज बन गई। उल्टा होता है, इसमें दोनों काम उल्टे हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 की इमेज 6 है। इसी प्रकार से Q की इमेज कितनी आ चुकी हैं? 2 आ चुकी है। Q की एक इमेज तो यहाँ पर 1 है और एक इमेज इसमें कितनी है? 5 है। इसका मतलब अगर मैंने f इनवर्स को एज ए फंक्शन स्वीकार किया तो f इनवर्स के प्रांत के लिए सहप्रांत में अद्वितीय इमेज नहीं है, इमेजेस 2 आ रही हैं। और इसका रीज़न कौन था? इसका रीज़न था शुरू वाला फंक्शन f। ज़रा ध्यान से देखो तो सही, अगर f फंक्शन मैनी वन नहीं होता, मतलब फंक्शन f में 2 की इमेज 1 पर नहीं जाती, मतलब 2 का संबंध 1 के साथ नहीं होता, तो ये ऐसी स्थितियां बनती ही नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? अगर फंक्शन f जो शुरुआत का फंक्शन था, यदि मैनी वन नहीं होता, यदि 1 ही होता, तो ऐसी कंडीशंस क्रिएट ही नहीं होती और आप इस स्थिति से गुजरते ही नहीं। सिंपल सी बात, जैसे आपने पहले देखा था, अगर यहाँ पर मैं 7 और 8 पहले बना देता और पहले इनको मैं जोड़ देता, तो ये फंक्शन पहले प्रत्येक वाली बात लागू कर देता। मतलब कि अगर फंक्शन आच्छादक होता पहले से, तो प्रत्येक वाली बात लागू पहले हो जाती, वो आपने बाद में किया था। ठीक ऐसे ही ये फंक्शन अद्वितीय इमेज, f इनवर्स फंक्शन अद्वितीय इमेज केवल तभी देगा जब फंक्शन f कैसा हो? बिल्कुल समझ रहे हैं आप, 1 हो। अगर ये 1 नहीं होगा तो 2 की इमेज या फिर 1 की इमेज 2 रूप में आएगी ही। उल्टा तो उल्टा करने पर ऐसा होता ही, आप देख पा रहे हैं, है ना। सिंपल सी बात थी ये। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि यहाँ एक आसान सी चर्चा ये थी कि यदि हमें इस f इनवर्स फंक्शन के लिए, अब इसका सार सुन लो आप, अगर हमें f इनवर्स फंक्शन को एज ए फंक्शन डिफाइन करना है तो आवश्यक ये है कि फंक्शन f 1 होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। 1 क्यों होना चाहिए? ताकि f इनवर्स के प्रांत के एक एलिमेंट की सह प्रांत में 2 इमेज ना बने। और ऑन टू क्यों होना चाहिए? ताकि f इनवर्स के प्रांत का हर एलिमेंट इसमें शामिल भी हो। बात पकड़ पा रहे हैं अच्छे से? इसका मतलब हम कह सकते हैं सार रूप में, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो फंक्शन है ये 1 ऑन टू होने हेतु एक इसमें चेंज और करना होगा। और वो चेंज इसमें ये है कि अगर आप या तो इस 2 को हटा ही दें, इस 5 को हटा ही दें तो ये काम हो जाएगा, और या आप इस 1 को हटा दें, मतलब ये 2, इसमें 2 का कनेक्शन ना हो तो ये काम हो सकता है। ठीक है ना। अब ये बात हम आगे समझेंगे ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होगा। सुनिए अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। मैं अगले पेज पर इसी बात को दोबारा एक और रूप में कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर मैं ऐसे कहूँ, वापस वही 2 मैंने समुच्चय बनाए हैं, A और B है ना। अब ध्यान देना, अगर मैं दोबारा ऐसे कहूँ कि समुच्चय A में एलिमेंट्स ऐसे आ चुके हैं, सपोज एलिमेंट्स हैं ऐसे A B C D E और F, और यहाँ पर एलिमेंट मान लीजिए ऐसे हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। और
इसी रूप में कह सकते हैं कि नीटा और काई। अब सुनो, अब यदि मैं कहूँ कि इनके बीच में कोई संबंध F इस प्रकार से डिफाइन है कि इस संबंध F के तहत, है ना, इस संबंध F के तहत एक का संबंध गामा से है, B का संबंध अल्फा से है, ऐसे संबंध मान लीजिए ये संबंध बन रहे हैं। इसमें हमें एक एलिमेंट और लेना पड़ेगा भाई। जैसे मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट और है के फॉर कुछ भी। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि f का संबंध k से है, अब ज़रा ध्यान से देखो आप, क्या अब ये फंक्शन f, इस पर विचार कीजिए, फंक्शन f, क्या अब ये फंक्शन f 1 1 ऑन टू है? समझ रहे बात को? फंक्शन f क्या है? 1 1 है क्या? एक का संबंध एक से ही है, दो का तो नहीं, एक से, मतलब 1 1 है। मैं कह सकता हूँ फंक्शन f के बारे में कि ये 1 1 पक्का है। ठीक है भाई, 1 1 तो हो गया, आपने इसको समझ लिया होगा। क्या ऑन टू भी है? मतलब कि क्या सहप्रांत बराबर परिसर है? क्या है ही, परिसर व सहप्रांत दोनों एक हो गए, इसमें तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये ऑन टू भी है। और ये यदि ये 1 1 ऑन टू दोनों है, तो अब ज़रा एक कष्ट करेंगे आप, इसमें समझेंगे कि इसमें क्या इन्वर्स बन सकता है। इसमें क्या, देखो, इन्वर्स का मतलब B से A, एक अपोजिट फंक्शन, विपरीत फलन f इन्वर्स डिफाइन कर रहा हूँ मैं। तो f इन्वर्स के लिए प्रांत बन गया B और सह प्रांत बन गया A। तो क्या प्रांत B के लिए प्रत्येक वाली बात लागू हो गई है? हो गई है। तो क्या प्रांत B के हर एलिमेंट की एक ही इमेज है क्या? दो तो नहीं है। आप देख लीजिएगा, इस बार प्री इमेज कौन है? अल्फा है। अल्फा का कनेक्शन B के साथ है, बीटा का कनेक्शन D के साथ है, ऐसे गामा, ऐसे ये सब नीटा कई और के सब एक के साथ एक जुड़ रहे हैं, दो तो नहीं जुड़ रहे हैं ना। इसका मतलब इस स्थिति में f इन्वर्स फंक्शन डिफाइन हो चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि f इन्वर्स खुद भी 1 1 ऑन टू है, देख लो भले, लेकिन डिफाइन तो हो गया ना। ठीक है ना? तो आप देख पा रहे हैं, इसमें सार बात मैंने इसमें ये कही है, यदि फंक्शन f आपको 1 1 ऑन टू, इसकी सार बात सुन लो आप, यदि फंक्शन f आपको 1 1 ऑन टू दिया जाए, मतलब एक ही आच्छादक दिया जाए, तब ही हमें इस फंक्शन f का इन्वर्स फंक्शन f इन्वर्स प्राप्त किया जा सकता है। यदि फंक्शन f 1 1 ऑन टू नहीं दिया जाता, यदि आपको 1 1 इनटू दिया जाता, या मैनी 1 ऑन टू दिया जाता, या मैनी 1 इनटू दिया जाता, तो कभी भी किसी भी स्थिति में ये फंक्शन f अपने इन्वर्स फंक्शन मतलब f इन्वर्स को प्रदान नहीं करता। इसका मतलब इसकी सार बात आपने ये समझ ली है अच्छे से, ये इसका सार निष्कर्ष है ये। ठीक है ना? और सार निष्कर्ष आपको साथ साथ में लिखना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो सार ये है कि फलन f का प्रतिलोम फलन, फलन f का प्रतिलोम फलन, ठीक है ना, मतलब इन्वर्स फंक्शन केवल तभी परिभाषित होगा, या केवल तभी हम कह सकते हैं विद्यमान होगा यदि और केवल यदि। इसको आप ऐसे लिखते संक्षेप में, यदि दी, इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि f एक की आच्छादक हो। समझ में आ रही है बात? क्या मतलब कि f जो है वो 1 1 ऑन टू होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष था। हमने जो आप अभी कम से कम 20 मिनट माथापच्ची की है, वो केवल इस लाइन के लिए की थी। ठीक है, इसको आपने सिद्ध किया अच्छे से। तो आज हमने प्रश्नमाला 2 की फंक्शन वाली जो एक मुख्य हेडिंग थी वो हमने पूरी की है, और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 2 की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब कल की क्लास से हम आगे प्रश्नावली 2 के सवाल शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, ओके।